हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फेडरलिज्म चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाती है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले तो कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इस टॉपिक के बारे में। सो इसका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ हैं वो नेसेसरी हैं। प्रोविज़न का मतलब होता है लॉ, वो नेसेसरी हैं फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, लेकिन सफिशिएंट नहीं हैं। अगर हम देखें कि आखिर हमारे इंडिया में सक्सेसफुल फेडरलिज्म है तो उसका एक ये रीज़न नहीं दे सकते कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं उनको अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया गया है, बता दिया गया है, बल्कि जो रियल क्रेडिट है कि हमारा जो कंट्री है वो एक अच्छा फेडरल कंट्री बन गया है, सक्सेस जो है फेडरलिज्म का, उसका अगर हम रियल क्रेडिट दें तो वो जाता है हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को। ओके, सो इससे क्या होता है कि इससे जो लोग हैं वो एक दूसरे के डाइवर्सिटी के प्रति एक सम्मान की भावना रखते हैं फेडरलिज्म के आने से, और वो सभी एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। ओके, सो किस तरह से हमारे इंडिया में फेडरलिज्म आया, चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। तो जिसमें पहला हमारा टॉपिक आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये पहला मेजर टेस्ट था जिसको गवर्नमेंट ने हमारी देखा कि अगर इससे मतलब पास कर दिया गया तो क्या हमारे इंडिया में अच्छे से फेडरलिज्म रन कर सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मैप देखेंगे 1947 एंड 2019 का इंडियन मैप, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं एंड आप सरप्राइज भी होंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ओल्ड स्टेट थे जो अब गायब ही हो चुके हैं और बहुत सारे नए स्टेट बने हैं। एरियाज़, बाउंड्रीज़ और जो नेम हैं स्टेट के वो भी बदल चुके हैं। 1947 में क्या था कि जो बाउंड्रीज़ थी कुछ ओल्ड स्टेट्स की वो चेंज की गई थी नए स्टेट में। मतलब ये कि जो ओल्ड स्टेट की बाउंड्री थी उसको चेंज किया गया था जिससे कि नए स्टेट की क्रिएशन कर सकें, और ये इसलिए किया गया था जिससे जो लोग सेम लैंग्वेज को बोलते हैं वो एक साथ बहुत ही पीसफुली रह सकें। कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो कि केवल लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बल्कि कल्चर, इथनिसिटी और जोग्राफी को देखकर भी लिए बनाए गए थे। इथनिसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था पावर शेयरिंग जब मैं पढ़ा रही थी कि ये एक ग्रुप होता है लोगों का जिसमें वो लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने ही ग्रुप के साथ रहना वो ग्रुप होता है। एंड इसमें कुछ स्टेट्स आ जाते हैं जो कि कल्चर और इथनिसिटी एंड जोग्राफी को देख के बनाए गए थे, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं। अब जब डिमांड आई कि हमें क्रिएशन करना है स्टेट का लैंग्वेज के बेसिस पे, तो क्या हुआ कि जो नेशनल लीडर्स थे उनको डर था कि इससे कंट्री की पार्टीशन हो सकती है, बिकॉज उन्होंने श्रीलंका के केस में देखा था कि किस तरह से जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी उसने किस तरह से माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया एंड क्या क्या वहाँ पे कंडीशन आई, सिविल वॉर एंड सो ऑन। लेकिन जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये जो फॉर्मेशन है लिंग्विस्टिक स्टेट का, एक्चुअली इससे क्या हो रहा है कि जो कंट्री है वो ज़्यादा यूनाइट हो जा रही है एंड इससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इजी आ रहा है। तो मतलब उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी इजी था, बिकॉज जब वो सेम लैंग्वेज के लोग एक स्टेट में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करना पड़ रहा है या फिर कुछ और, वो एक ही लैंग्वेज में सारी अपनी बातों को समझा सकते हैं सबको। तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही था। नाउ सेकंड आता है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। ये सेकंड मेजर टेस्ट था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, लेकिन जो है हिंदी वो 40% इंडियंस बोलते हैं। मतलब अगर बात करें हिंदी की तो वो पूरे कंट्री में 40% लोग बोलते हैं, और इसीलिए क्या है कि अदर लैंग्वेज भी है
अदर 60% जो लैंग्वेज है वो और लोग बोलते हैं, तो उन लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। तो इसलिए क्या किया गया कि हिंदी को और उसके साथ 21 अदर लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज बनाया गया। मतलब शेड्यूल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज को ही कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज कहा गया है। अब जैसे कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है एंड अगर आप उसके कैंडिडेट हैं एंड आपको एग्ज़ाम देना है, सो आप इन 22 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। अब जो स्टेट्स होती है उनकी अलग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें वो अपने वर्क को कैरी आउट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि श्रीलंका में जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मतलब ऐसा नहीं किया था कि सभी लैंग्वेज को इक्वल उन्होंने ट्रीट किया, उन्होंने सिन्हाला को ही प्रमोट कर दिया था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे हिंदी को बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेके स्प्रेड किया गया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल पर्पस उसको स्टॉप कर दिया गया था 1965 में। लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे जिन्होंने डिमांड की कि इंग्लिश के यूज़ को कंटिन्यू किया जाए, बिकॉज़ वो हिंदी बोलना तो नहीं जानते थे एंड इंग्लिश जानते थे, इसलिए ऐसा उन्होंने डिमांड रखा। और इसके लिए क्या हो, तमिलनाडु में वायलेंस भी हो गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम हिंदी को और इंग्लिश को दोनों को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये सोचते थे कि अगर इंग्लिश को हम फेवर करेंगे तो हिंदी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो सोचते थे ऐसा। लेकिन फिर जो गवर्नमेंट थी उसने ये बताया कि हिंदी का प्रमोशन हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी को हम किसी स्टेट के ऊपर थोप रहे हैं। मतलब कि अगर कोई स्टेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात है, अगर वो गुजराती लैंग्वेज यूज़ करते हैं मैक्सिमम तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट अगर जिसे सीखना है वो हिंदी भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि सिन्हाला लैंग्वेज की तरह हम बोल दें कि हिंदी सबको यूज़ करना ही करना है। तो इससे क्या हुआ, एक फ्लेक्सिबिलिटी आई इंडियन पॉलिटिक्स में। और जो हम देखे थे सिचुएशन श्रीलंका में, वैसा कुछ इंडिया में नहीं हुआ इसी वजह से। एंड जो यहाँ के लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को संभाल लिया। ना थर्ड हमारा आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन। इसमें बता रहे हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन एक अच्छा वे है जिससे हम जो फेडरलिज्म है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो हमने पास कर दिया कि हाँ पावर को शेयर करना चाहिए, लेकिन उस पर तब तक हम कोई व्यू नहीं दे सकते जब तक वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो। मतलब ये कि जब तक रूलिंग पार्टी और लीडर्स इस अरेंजमेंट को खुद नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से पावर शेयरिंग चल रहा है या फिर फेडरलिज्म बहुत अच्छे से हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर सपोज़ करते हैं कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे दूसरी गवर्नमेंट होती थी और स्टेट लेवल पे दूसरी गवर्नमेंट होती, मतलब दूसरी पार्टी होती थी। तो उससे ये होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगती थी और स्टेट गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश करती थी। एंड अगर ऐसा भी होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में सेम पार्टी होती थी तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगेंस्ट चलती थी, बिकॉज़ वो फिर से एक हाई लेवल पे होते थे। तो इस तरह से उनका रिलेशन अच्छा नहीं हो पाता था। वो चाहते थे कि सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी चाहती थी सारी पावर कैप्चर कर ले स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए 1990 के बाद। मतलब एक नया कह सकते हैं फॉर्म आया जो कि था कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट एक्चुअली में होता ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ तो होते हैं, मेंबर्स होते हैं उसके। एंड इसमें ये होता है कि अगर कोई कह सकते हैं पार्टी है जो कि अपनी मेजॉरिटी सीट नहीं बना पा रही है तो वो विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज़ वो अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड फिर जो पावर्स होती हैं वो उन पार्टी मेंबर्स में डिवाइड करता है अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है तो।
सो ये जो थी, इससे इफ़ेक्ट ये पड़ा कि जो नेशनल लेवल पे जितने भी लीडर्स होते थे या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते थे, वो जो रीजनल लेवल पे होते थे, मतलब स्टेट लेवल पे जो पार्टीज़ होती थी उनके साथ कोलिजन बनाते थे। तो इस तरह से उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती थी और एक तरह से कह सकते हैं कि उन दोनों का रिलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता था, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फिर रिप्रेस नहीं कर पाते, मतलब उनको दबा नहीं पाते थे, क्योंकि अब तो उनमें बॉन्डिंग हो गई है, उनका एम भी सेम है। सो वही चीज़ है। अब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मेजॉरिटी दे दी और फिर ये डिक्लेयर कर दिया कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ये सब कुछ देखें तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो आज के समय में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई एज़ कम्पेयर टू जैसे वो पहले थी। बिकॉज़ पहले बहुत सारी प्रॉब्लम थी एंड अब वो सभी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। सो एंड चेंजेस भी बहुत कुछ आए हैं। सो ये थी आज की टॉपिक, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।